Hello everybody. Very beautiful, good evening. Let me quickly check क्या हम लाइव हैं. मुझे चेक कर लेने देंगे बच्चों. गुड इवनिंग. हाँ जी, यस वी आर लाइव. ऑल राइट. ओके, चलो आप लोग भी मुझे एक बार कंफर्म कर दो. आप लोगों को मेरी आवाज परफेक्टली सुन रही है, परफेक्टली ऑडिबल है, विजिबल है, सब बढ़िया है. कैसा जा रहा है आप लोग का दिन? गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग दीपक, हर्ष, मनीष. 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? बताओ बेटा बताओ. 70 में अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा. 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? बहुत कम लोग बता सकते हैं ये बात. चलो पीयूष, हेलो मैडम, हेलो बेटा. नेहा, सक्षम, पीयूष, दीपक, वंश क्लियरली ऑडिबल है. चलो बढ़िया. ऋषि, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है. अच्छा चलो, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मेरे को तुम लोग बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया. आज तुमने, कल तो देखो इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो तुमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे. आज तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिला होगा, हाँ कि ना? तुमने एफएमएसएम का जो सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है, उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आज आपको आज की क्लास में मिला होगा. तो बताओ आप लोग का दिन कैसा गया? हाउ वाज योर डे? चलो पहले तो दिल की बातें करते हैं कि आपका दिन कैसा गया, वो बताइए. सभी बच्चे एक वर्ड में डिफाइन करो. चलो, डिफाइन मी इन वन वर्ड. मैडम दिन ऐसा था, एक वर्ड में डिफाइन करो. वन वर्ड आंसर. हाँ मैडम, बिंदास था, मजा आया, गुड मैडम, मस्त था मैडम. ओके चलो, दैट्स ग्रेट. इट वाज गुड मैम. गुड, जोरदार, वाह. लक्ष्य कह रहे जोरदार है. लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य को हर हाल में पाना है. सुपर्ब, ऑसम, बढ़िया, वाह, वेरी नाइस. चलो, ये बढ़िया तो मेरा वर्ड है यार. है? कोई भी चीज को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, बढ़िया है. कैसा था? बढ़िया था. कैसे कैसे कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया. कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया. एग्जाम कैसे गए? बढ़िया. बढ़िया एक स्टैंडर्ड वर्ड है. एनर्जेटिक दिन था तुम्हारा. चलो दैट्स नाइस, वेरी गुड. तो चलिए, वेरी गुड. तो चलो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. ऑडिट का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके. ऑडिट के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी क्लास में ना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा टिप विप भी दूं तुम्हें. जीवन की टिप, लाइफ की टिप, क्लास की टिप, स्टडी रिलेटेड टिप, ये देती रहती हूँ मैं. तो आज तुम्हें मैं एक जीवन की टिप देती हूँ. जीवन मतलब ग्रुप 1 नहीं, मतलब लाइफ की एक टिप देती हूँ, ठीक है? देखो क्या होता है, आप बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठते हो. फाउंडेशन में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा. अब इंटर में भी बहुत सारे बच्चे आप क्लास में बैठोगे, है ना? तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, फटाफट आंसर दे देते हैं. कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं. कुछ बच्चे बिल्कुल सोच विचार करके आंसर देते हैं. तो कभी कभी एक क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो हम अपने आप को ना दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं. यार, मेरे को तो ये क्लिक ही नहीं किया, उसको कैसे क्लिक कर गया? यार, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, उसको कैसे समझ में आया? मैं आपको एक चीज बोलूंगी, बेटा जी, कभी भी अपने आप को ना किसी और से कंपेयर नहीं करना. जिस चीज में तुम अच्छे हो, उस चीज में हो सकता है सामने वाला अच्छा ना हो. जिस चीज में सामने वाला अच्छा है, हो सकता है तुम उस चीज में उतने अच्छे ना हो. पर हमेशा हमें क्या करना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है. ठीक है, अगर हम किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो उस पर काम किया जा सकता है. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद को डिमोटिवेट करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ठीक है? कभी भी ये गांठ बांध लो अपने जीवन में. आपको कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है. जो है तुम्हारे पास, जितना है तुम्हारे पास, अच्छा है. उसी में हम क्या करेंगे, बहुत कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है? नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी. तो आज का आपका टिप ऑफ द डे है कि चाहे क्लास हो, चाहे क्लास के बाहर हो, किसी भी चीज के लिए आपको खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना. क्या बोला मैंने? जो है तुम्हारे पास, जितना भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए सफिशिएंट है. उसमें तुम्हें प्रूव कर देना है, उसमें तुम्हें किल कर देना है, ठीक है? ओके, परफेक्ट. चलिए, यस मैडम, वेरी गुड बेटा. चलो, वेरी नाइस. तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारी कहानी को, ऑडिट की कहानी को, और आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में, ठीक है? ओके मैडम.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपने कल मेरे साथ क्या पढ़ा था, ऑडिट क्या होती है और ऑडिट का मतलब क्या होता है, याद है? याद आ रहा है कि नहीं? कल कुछ ऐसा पढ़ा था हमने? नहीं नहीं मैडम, निकल गया दिमाग से, ऐसा तो नहीं हो गया? चलो पढ़ते हैं हम। तो कल की क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, ऑडिट मतलब क्या है। ऑडिट मतलब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक ऑडिटर आता है किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। अब जिस एंटिटी की आप ऑडिट करने जाते हो, किसी भी एंटिटी की जा सकते हो। जरूरी है क्या वो कंपनी प्रॉफिट ही कमाती हो? जरूरी है क्या वो एंटिटी बड़ी एंटिटी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज? जरूरी है क्या सिर्फ कंपनी की ही ऑडिट होगी? नहीं, किसी भी एंटिटी की हो सकती है। चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, एनजीओ हो, कोई भी लीगल फॉर्म हो। क्या सब एंटिटीज की ऑडिट होती है क्या? बिल्कुल। और मैडम इतना तामझाम एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? ताकि आप अपना क्या दे सको बेटा, ओपिनियन दे सको। ऑडिटर इतना तामझाम क्या बोलते हैं वो, साम दाम दंड भेद है, ऑडिटर इतना एग्जामिनेशन क्यों करता है? हर हर चीज को बारीकियों से क्यों चेक करता है? ताकि ऑडिटर ऑडिट खत्म होने के बाद अपना ओपिनियन दे सके। ओपिनियन किसमें देता है? ऑडिट रिपोर्ट में देता है ना मैडम। ऑडिट खत्म होने के बाद इस तरीके की मजेदार एक रिपोर्ट इशू करता है, जिसमें वो अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है। सही है मैडम, ओके, चलो ओके। अब बेटा ये जो ऊपर लिखी हुई बात है, इसको मैंने तुम्हें कल ओरली समझाया था। आज तुम्हारी बुक में ना इसका पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो आप लोग मेरे साथ क्या करोगे, इस एनालिसिस को पढ़ोगे। ठीक है, तो पहली लाइन क्या लिखी हुई थी कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। यही बोला था मैंने कि तुम किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो, उसे कहते हैं ऑडिट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखो एक एक चीज को गहराई में तुम्हें यहां समझाया गया है। कहता है इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट में तुम इंडिपेंडेंटली काम करते हो। मैडम इंडिपेंडेंट मतलब, इंडिपेंडेंट मतलब जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। मतलब जब तुम ऑडिट करने जाते हो तो बेटा आप अपनी जजमेंट यूज करोगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे, ना ही किसी दूसरे आदमी के विशेस या डायरेक्शन के हिसाब से काम करोगे। who might have engaged him, मतलब आपको जिसने अपॉइंट किया है, जो कंपनी है, तो क्या कंपनी की मैनेजमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब से काम करोगे? क्या कंपनी की मैनेजमेंट कहेगी ऑडिटर ये चीज ऐसे चेक करो, ऑडिटर ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप जो मैनेजमेंट बोलेगी वैसे ही काम करोगे क्या? नहीं ना। इंडिपेंडेंट मतलब खुद के जजमेंट के हिसाब से काम करूंगा ना। अच्छा मेरे को बताओ, तुम क्या वो हो क्या, क्या बोलते हैं वो, क्या होता है, एक आदमी होता है ना जो बंदर को नचाता रहता है, ऐसा ऐसा डमरू बजाता रहता है और बंदर नाचता रहता है। क्या तुम, क्या ऑडिटर क्या बंदर है क्या? मैनेजमेंट जैसा बोलेगी वैसे ही ऑडिटर करेगा क्या? नहीं। कहता है ऑडिटर तुमको खुद का जजमेंट यूज करना है, तुमको दूसरों के विशेष और डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं करना, तुमको अपना जजमेंट के हिसाब से काम करना है। तुमको जिसने भी अपॉइंट किया है, तुमको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया ना, कंपनी ने अपॉइंट किया ना, तो क्या उसके हिसाब से काम करोगे क्या? नहीं, खुद के हिसाब से काम करोगे। अच्छा, तो कहता है ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, मतलब ऑडिटर तुम्हें एंटिटी के दबाव में नहीं आना, कंपनी की मैनेजमेंट के दबाव में नहीं आना, जो कंपनी की मैनेजमेंट कहती है उसके हिसाब से काम नहीं करना। कहता है ऑडिटर तुम्हें एंटिटी से इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम चेक करने गए हो। he can form an opinion without being affected by influence, मतलब दूसरों के, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। आपको अपना काम अपनी मर्जी से करना है, करूंगा तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, ठीक है, दूसरों की मर्जी से नहीं करूंगा, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ठीक है। ओके, ओ मदारी कहते हैं, वेरी गुड। तो कहता है ऑडिटर तुम जब अपना ओपिनियन दोगे ना, आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। तो कहता है ऑडिटर तुम्हें क्या रहना है, इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी के बादशाह हो तुम, बादशाह ओ बादशाह। तो बादशाह क्या किसी के साथ किसी के हिसाब से काम करता है क्या? नहीं, मैं बादशाह हूं, मैं अपने इंडिपेंडेंट के, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, अपने हिसाब से काम करूंगा, मेरा ओपिनियन मैं अपने हिसाब से दूंगा, तुम लोगों के इन्फ्लुएंस में, डराव धमकाव में आके नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, independence increases auditors ability to act objectively without creeping in any of the biases। मतलब कहता है अगर ऑडिटर तुम इंडिपेंडेंटली काम करोगे ना, तो तुम ऑब्जेक्टिवली काम करोगे। मैडम ये क्या हैवी हैवी वर्ड डाल दिया,
ऑब्जेक्टिवली काम करोगे मतलब अपनी मर्जी से काम करोगे, विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय एनीबडी। कहता है ऑडिटर अगर तुम इंडिपेंडेंटली काम करोगे ना तो तुम किसी के दबाव, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, ऑब्जेक्टिवली काम कर पाओगे। ठीक है, विदाउट क्रीपिंग इन एनी ऑफ द बायसेस, और बायस नहीं होगी। मतलब ऑडिटर ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के हिसाब से ओपिनियन दे देता हूं, जो मैनेजमेंट को चाहिए वैसा ओपिनियन दे देता हूं, नहीं। कहता अगर इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो कोई बायस भी नहीं होगे और ऑब्जेक्टिवली काम करोगे, दैट इज बिना किसी के जोर जबरदस्ती इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करोगे, अपनी मर्जी के बादशाह बनोगे। तो कहता है ऑडिटर तुम्हें क्या करना है, अपनी मर्जी का बादशाह बनना है। बस ये पॉइंट ने क्या बोला, ये पॉइंट ने ये बोला ऑडिटर तुम्हें अपनी मर्जी का बादशाह बनना है, ऑडिटर तुम्हें इंडिपेंडेंटली काम करना है। इंडिपेंडेंटली मतलब बिना किसी की बातों में आए, बिना किसी की इन्फ्लुएंस में आए, बिना किसी के डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब तुमको अपने हिसाब से काम करने का है, काई को दूसरों के हिसाब से काम करने का है। तुमको इंडिपेंडेंट रहना है, ऑब्जेक्टिवली काम करना है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करना है, बायस नहीं होना, बायस नहीं होना। अच्छा मेरे को एक बात बताना, तुम लोग सारे बच्चे, यहां पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कहता है बायस नहीं होना है। बायस वर्ड का मतलब क्या होता है? तुम अगर अपने पापा की कंपनी की ऑडिट करोगे या भाई के कंपनी की ऑडिट करोगे, मुझे एक बात बताओ, तुम सारे बच्चे यहाँ पे हो, तुम्हारी कोई बहन होगी, तुम्हारे कोई भाई होंगे, तुम अगर अपने भाई बहन के कंपनी की ऑडिट करोगे तो तुम क्या बायस हो जाओगे क्या? बायस होके काम करोगे क्या? तुम्हें बायस वर्ड का मतलब पता होगा। कहता है देखो, अगर तुम अपने भाई के कंपनी की ऑडिट करो, बहन के कंपनी की ऑडिट करो, तो तुम क्या बायस हो जाओगे क्या? मतलब सही सही ओपिनियन नहीं दोगे, है ना? क्योंकि भाई की कंपनी है, गलत रिपोर्टिंग नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, अरे भाई को जैसा ठीक लगे, भाई को जिस चीज से भी फायदा हो, बहन को जिस चीज से भी फायदा हो, आप क्या करोगे, वो काम करोगे। तो कहता है देखो, बिना भेदभाव के काम करना है, बिना भेदभाव के काम करना है। कहता है देखो भैया, तुम्हें किसी के डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, विदाउट बीइंग इफेक्टेड ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, बिना किसी के नजर में आए, बिना किसी के जज, मतलब आपको अपने हिसाब से काम करना है ना, दूसरों के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, दूसरों के विशेष के हिसाब से काम नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, ताकि ऑब्जेक्टिवली काम कर सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया गया है, अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर। मान लो तुम वो पर्सन हो, तुमने अपने भाई को बोला, तुम्हारा भाई क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुमने अपने भाई को बोला कि मेरे अकाउंट्स की ऑडिट कर दे और एक रिपोर्ट इशू कर। तो आपसे पूछा जा रहा है, कैन अ सीए ऑडिट द अकाउंट ऑफ हिज ओन ब्रदर? मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया और बोला कि मेरे अकाउंट्स की ऑडिट कर देना, तो तुम क्या अपने भाई की अकाउंट्स की ऑडिट कर सकते हो क्या? आंसर है नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम अपने ही भाई की ऑडिट करोगे तो क्या आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे? कहता है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अपने भाई के साथ रिलेशनशिप है, बाय बर्थ रिलेशनशिप है, बाय ब्लड रिलेशनशिप है। तो आप और आपके भाई तो बाय ब्लड रिलेटेड हो, तो तुम इंडिपेंडेंटली काम कर पाओगे क्या? नहीं, तुम अपने भाई के इन्फ्लुएंस में आके काम करोगे, तो नहीं कर सकते। कहता है देखो, अब बेटा जब आप आगे आगे सीए इंटर पढ़ोगे ना, तो आपको मैं बताऊंगी क्या, मैं आपको ये बताऊंगी, बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि कौन ऑडिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो आप ये धीरे धीरे पढ़ोगे। जैसे अगर आपका कोई भाई है तो भाई को बोलोगे क्या, ए आके मेरी ऑडिट कर दे? अरे भाई अगर आके ऑडिट करेगा तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा क्या? नहीं, वो तो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आके काम करेगा। तो कहता नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखो, अ सीए हैज इन्वेस्टेड हिज शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, मान लो क्या हुई, फिर कहता है देखो मैं सीए हूं बेटा, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मेरे पास रिलायंस के मान लो 5,000 शेयर्स हैं, क्या मैं ऑडिट कर सकती हूँ क्या रिलायंस की? नहीं कर सकती। क्यों? अरे भैया, आपके पास अगर रिलायंस के शेयर्स है, अगर तुम रिलायंस के शेयर्स होल्ड करती हो तो तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं? मेरे को एक बात बताओ, कल चलकर अगर मैंने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की तो नुकसान तो मेरा भी होगा ना। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास रिलायंस के 5,000 शेयर्स है और मैं रिलायंस की ही ऑडिट कर रही हूँ, तो मुझे बताओ मेरे मन में पक्षपात आ जाएगा क्या? क्योंकि मेरा भी तो इंटरेस्ट छुपा हुआ है। कल चलकर अगर मैं कुछ ऐसा रिपोर्ट कर दूं तो रिलायंस के शेयर्स का भाव क्या हो जाएगा, मार्केट में तो गिर जाएगा, नुकसान तो मेरा भी होगा। तो मेरा भी तो इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो कहता है आप कर सकते हो क्या ऑडिट? नहीं। तो कहता है अगर आपने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो देखो, आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाओगे, आपका जजमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो आप भी ऑडिट नहीं कर सकते।
तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा क्या, एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना। तो मेरे को सारे बच्चे बताओगे, चलो सारे बच्चे इधर आओ, कॉपी पेन खोल लो बेटा। कॉपी है क्या तुम्हारे पास? कॉपी है? चैप्टर नंबर 1 लिखो, चैप्टर नंबर 1। आ जाओ बच्चों, एवरीबडी हेडिंग दोगे चैप्टर नंबर 1। ओके, सब कॉपी किताब लाए कि नहीं? अरे मैडम सॉरी मैडम, कॉपी तो नहीं लाए मैडम, है ऐसे ही आ गया मैडम में तो है, कॉपी वॉपी कौन लाता है मैडम, सो क्लीशे मैडम, बच्चे है क्या, बच्चा हो गया मैं, चौड़ा बच्चा हो गया मैं कॉपी लाऊंगा? ये कॉपी लाने का है सबको, रफ नोटबुक नहीं, फेयर नोटबुक लाने का है। इधर आओ, इधर आ जाओ, लाए हैं कि नहीं? है क्या हो गया, हाथों में मेहंदी लगा ली है तुमने? तुमसे लिखा नहीं जाता चैट में, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने खरीद लिया है, वेरी वेरी गुड बेटा। चलो 200 पेज की है, बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एकदम बढ़िया है। चलो अब मेरे साथ लिखो, चलो व्हाट इज ऑडिट। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या होती है? ठीक है, 172 पेजेस की, अरे कोई बात नहीं बेटा, जितने भी पेजेस की हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बड़ी हो बस। ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज ऑडिट? तो आपने क्या लिखा, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, ऑडिट क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहता ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अच्छा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है मैडम? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी अभी बताया था। कहता इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ऑडिटर, ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर्स जजमेंट shall not be the subordinate, ऑडिटर का जजमेंट, या तो सबऑर्डिनेट की जगह एक इजी वर्ड भी लिख सकते हैं, shall not be as per the wishes and direction of, auditor's judgment shall not be as per the wishes and direction of another person। मतलब ऑडिटर को अपने जजमेंट के हिसाब से काम करना है। ऑडिटर का जजमेंट दूसरों के विशेष और डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको समझा? तो कहता है देखो, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिटर का जजमेंट दूसरों के विशेष और दूसरों के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली काम करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंस एंश्योर्स। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे ना तो आप ऑब्जेक्टिवली काम कर पाओगे, मतलब बिना किसी के झांसे में आए काम कर पाओगे। इंडिपेंडेंस इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑडिटर विल नॉट बी बायस। ऑडिटर क्या नहीं होगा, पक्षपात नहीं करेगा, ऑडिटर बायस नहीं होगा। कहता अगर ऑडिटर ऑब्जेक्टिवली काम करेगा ना बेटा तो अपने हिसाब से काम करेगा, बायस नहीं होगा, पक्षपात नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं ऑडिटर। एक ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब मैं मेरी मर्जी का राजा हूं, किसी के हिसाब से काम नहीं करता हूं, खुद के हिसाब से काम करता हूं, मतलब बिना किसी की झांसे में आए और बिना बायस हुए काम करता हूं। दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ओके जी, ऑल राइट, परफेक्ट है, बढ़िया है। चलो आ जाओ। ओके, ऑल राइट। मैम कितने लेक्चर होंगे बाय वाईटी पे? 5 लेक्चर बेटा। ऑब्जेक्टिविटी बेटा, क्रिश अभी तो बताया मैंने, इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से काम करोगे। मतलब आप एज एन ऑडिटर बिना किसी के सोच
बिना किसी के इन्फ्लुएंस में, बिना किसी के डायरेक्शन के हिसाब से काम करोगे, बिना किसी से इन्फ्लुएंस होके काम करोगे, तो इंडिपेंडेंस इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलो अच्छा एक मिनट, ऑब्जेक्टिविटी एक ऑब्जेक्टिविटी, चलो ओके बेटा आ जाएंगे। अब क्या बोलता है, देखो ये सब तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहता है देखो, अब ऑडिट क्या किसी भी एंटिटी की हो सकती है क्या, एनी एंटिटी। कहता है एंटिटी हो सकता है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी होना जरूरी है क्या, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होना जरूरी है क्या। कहता नहीं, एनी एंटिटी। कहता है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है ना हो सकता है एंटिटी का साइज बड़ा हो सकता है एंटिटी कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, की फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। कहता है देखो एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हो, अब तुम चले गए किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने चले गए, जरूरी है क्या वो प्रॉफिट कमाने वाली एंटिटी हो, जरूरी है क्या वो बिजनेस कर रही हो, मतलब क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट नहीं होती है। तो मैडम एनजीओ तो प्रॉफिट नहीं कमाता, चैरिटेबल ट्रस्ट तो प्रॉफिट, मैडम मेरे को ऐसा लगता है कि जो एंटिटी प्रॉफिट कमाती है ना उसी की ऑडिट होनी चाहिए। तो मतलब क्या एनजीओ की ऑडिट नहीं होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट नहीं होगी, नहीं नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। कहता है कोई भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है, प्रॉफिट कमाती हो ना कमाती हो। अब कहता है देखो जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े एंटिटीज की ऑडिट होगी, कहता है ऑर्गेनाइजेशन छोटा बड़ा मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कहता है एंटिटी का लीगल फॉर्म मतलब लीगल स्ट्रक्चर भी कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है वो एक प्रोप्राइटरी हो सकता है वो एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है एलएलपी हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी हो सकता है एक पब्लिक कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैडम हर एक एंटिटी की ऑडिट होती है क्या, हर किसी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। मैडम ऐसा नहीं होता क्या सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज की ऑडिट होती है, प्रॉफिट कमाने वाली एंटिटी की ऑडिट होती है, या फिर सिर्फ कंपनी की ऑडिट होती है, नहीं बेटा। चाहे पार्टनरशिप फर्म हो वो भी ऑडिट करवा सकते हैं, एलएलपी भी ऑडिट करा सकती है, प्रोप्राइटरी कंसर्न भी ऑडिट करा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कुछ भी तुम हो सकते हो। तो कहता है देखो एनी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। ठीक है, ओके चलो समझा, ओके मैडम ओके। और मैडम ये ऑडिट इतना ताम जाम मतलब साम दाम दंड भेद ऑडिटर करता क्यों है, ताकि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो अपना क्या दे सके, ओपिनियन दे सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप क्या दोगे, ओपिनियन दूंगा ना। अब मेरे को क्या मैडम क्या भागड़ा करने के लिए मैंने इतना काम किया है क्या, अब मैंने इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया है तो क्या भागड़ा करने के लिए किया है, नहीं। ये ऑडिट करने के बाद तुम क्या करोगे, ओपिनियन दोगे। ऑडिटर बताएगा मेरे हिसाब से सब ठीक है कि नहीं, मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले चंगे तगड़े हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। कुणाल कह रहा है मैडम मेरे पापा की कंपनी में भी ऑडिट होती है। अरे वाह, हर कंपनी की ऑडिट होती है। चलो अब मैं ना तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, चलो पहले इसको लिख लो, आओ इधर आओ। तो ये हो गया ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसकी बेटा, ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की हो सकती है, ऑफ एनी एंटिटी। किसकी होती है ऑडिट, ऑडिट किसी भी एंटिटी की हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव कहता है देखो भाड़ में जाए हैं, इररिस्पेक्टिव ये नहीं देखा जाएगा, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट कमाते हो नहीं कमाते हो मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव इफ इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ size and legal form, irrespective of size and irrespective of legal form। मतलब एनजीओस की ऑडिट होती है, यस बिल्कुल होती है। कहते किसी की भी हो सकती है भाई, ऐसा है क्या, जरूरी है क्या भाई नहीं नहीं कंपनी का ही ऑडिट होगा, नहीं 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 बड़े बड़े एंटिटीज का ही ऑडिट होगा, भाई किसी का भी हो सकता है ऑडिट, है किसी का भी हो सकता है। लीगल फॉर्म इट कैन बी, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, इट कैन बी partnership firm, it can be partnership firm, LLP, कंपनी, इट कैन बी वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, कंपनी प्राइवेट पब्लिक कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पब्लिक कंपनी का ही ऑडिट होगा, प्राइवेट छोटी होती है उसका नहीं होगा, नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज,
एंटिटी में बी, एंटिटी हो सकता है मैडम स्मॉल हो, हाँ हो सकता है बेटा, एंटिटी में भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, तो एनजीओ की ऑडिट होती है क्या? एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट होती है क्या? यस, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, यस, इनकी भी तो ऑडिट होती है ना, सही है, समझा? ओके, एक एक लाइन को बारीकी से समझो, बारीकी से, ठीक है? ओके, तो कहता देखो भैया, 100 बात की एक बात, किसी का भी ऑडिट हो जाएगा, प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, बड़े हो छोटे हो, लीगल फॉर्म पर कंपनी हो, एलएलपी हो, कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, चलो, समझा क्या? ओके, लिख लिया बच्चों? अब मैडम ये इतना साम दाम दंड भेद कर रहा है, क्यों कर रहा है? सच एन एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो, इतना चेकिंग ऑडिटर क्यों करता है? सच एन एग्जामिनेशन इज डन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इतना एग्जामिनेशन इसलिए करता है ताकि ऑडिटर अपना क्या दे बेटा? अपना ओपिनियन दे, समझा बेटा जी? ओपिनियन मैडम, ओपिनियन मैटर, चलो समझा? ओके, लिख लिया सबने? ये सारा एग्जामिनेशन तुम क्यों कर रहे हो? ओपिनियन देने के लिए, इतनी बड़ी खिचड़ी क्यों पकाई जा रही है? ओपिनियन देने के लिए, चलो, अंडरस्टूड? लिख लिया? हाँ, तुम ऐसे जमा जमा के लिख रहे होगे, मैडम आज पहला पेज है ना, वो क्या कॉपी का पहला पेज है, थोड़ा जमा जमा के लिखेंगे। अब बेटा नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखो, ऐसे जमा जमा के लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? सब समझा सबको? चलो, वेरी गुड। बाकी के बच्चे क्या हो गया है? हाँ, हाथों में मेहंदी लगा ली है। मैडम हम चैट में यस लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने हाथों में मेहंदी लगा लिया है। पिटाई खाओगे मेरे से, जल्दी जवाब दो। चलो, डन हो गया है? चलो, ओके, चलो। अब मैं तुमको ना एक और बात बताती हूँ, लगे हाथ, लगे हाथ तुमसे एक और बात कर ली जाए। मैडम क्या? तुमको पता है, मैं तो लिख ही नहीं रहा। हाँ रितेश, बहुत होशियार है तू, है, इधर आ जा। चल, अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, एवरीबडी टेल मी, आई टेल यू वन थिंग। पता है, जैसे ना कंपनी अगर आपकी है, जैसे मान लो, अब देखो बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए तुम या तो कंपनी बना सकते हो सकता है तुमने पार्टनरशिप फर्म बनाई हो सकता है तुमने, हो सकता है तुम प्रोप्राइटरी हो, तुम अकेले काम कर रहे हो, प्रोप्राइटरी भी हो सकते हो। अब पता है, धंधा करने के लिए बेटा, बिजनेस करने का है तुमको, तो बिजनेस करने के लिए मैडम मैंने कंपनी खोल लिया, मैंने या तो पार्टनरशिप फर्म खोल लिया, या मैंने एक प्रोप्राइटरी खोल लिया, कुछ भी खोल सकते हो बेटा। कुछ कुछ को, कुछ एंटिटीज को ऑडिट करवानी पड़ती है एज पर लॉ, मतलब कानून पकड़ता है तुमको, कानून कहता है ए ऑडिट कराना पड़ेगा। देखो, कुछ एंटिटीज को कानून के हिसाब से ऑडिट करवानी पड़ती है, हर साल ऑडिट करवानी पड़ेगी। जैसे कौन मैडम? जैसे कंपनी। अगर आप एक कंपनी खोलते हो धंधा करने के लिए बेटा, अगर तू कंपनी खोल रहा है ना, तो तेरे को हर साल अपने कंपनी का ऑडिट करवाना पड़ेगा। तुम चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, हर साल ऑडिट करवाना पड़ेगा एज पर लॉ, ठीक है? पर कुछ कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एज पर लॉ। कुछ कंपनीज नहीं, सॉरी, कुछ एंटिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे आपको पता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवानी जरूरी है क्या? क्या पार्टनरशिप फर्म को कानून ने बोला है? देखो, या तो कंपनी को किसने बोला है? कानून ने, कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया कंपनी कोई लोचा वोचा तो नहीं कर रहे, ऑडिट कराना पड़ेगा तुमको, ए छोटे हो बड़े हो सब इधर कतार में लग जाओ, सबकी ऑडिट होगी। अच्छा, अब कुछ एंटिटीज लॉ द्वारा रिक्वायर्ड ही नहीं है। जैसे अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपकी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है क्या? नहीं। पार्टनरशिप फर्म को हर साल मैडम ऑडिट करवाना जरूरी है क्या? नहीं। अब आप एक प्रोप्राइटरी हो, तो प्रोप्राइटरी को ऑडिट करवाना जरूरी है क्या? नहीं। इनको कानून कहता है क्या ऑडिट कराने के लिए? नहीं। पर क्या कंपनी को कहता है क्या कानून ऑडिट कराने के लिए? हाँ। तो बेटा, हर एंटिटी की जरूरत नहीं है कि हर साल ऑडिट करवाओ। जैसे हर एंटिटी में अगर आप एक कंपनी बना के काम कर रहे हो, तो आपकी हर साल ऑडिट होगी, ऐसा कानून कहता है।
पर अगर आपने मान लो पार्टनरशिप फर्म बनाई तो जरूरी नहीं है हर साल आप ऑडिट करवाओ। आप अपनी मर्जी से चाहो तो ऑडिट करवा सकते हो, क्योंकि ऑडिट कराने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे। अब प्रोप्राइटरी फर्म पे भी कानून पकड़ के चलता है या कानून ऐसे तुम्हारा कॉलर पकड़ के बोलता है क्या ऑडिट करवाओ, पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करवाओ, ऐसा बोलता है क्या कानून? नहीं बोलता है कानून। तो कंपनी के ऊपर तो मैंडेटरी है भैया, कंपनी, तुम कंपनी हो क्या, हर साल कराना पड़ेगा। हर साल कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए, ऑल राइट, सबको समझा? ओके। तो मैडम मतलब करवा सबकी सकते हो, ऐसे तो हर एंटिटी की ऑडिट हो सकती है, पर कुछ के ऊपर मैंडेटरी होता है हर साल करवाना। जैसे कंपनी अगर है तो मैंडेटरी है, हर साल करानी पड़ेगी। पर पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी है, इन सबको कानून नहीं कहता करवाने के लिए। ये लोग कभी कभी अपनी मर्जी से भी करवाते हैं। मैडम मर्जी से करवाते हैं? हाँ, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, चलो आ जाओ। ओके बेटा, चलो, समझा? ओके, ऑलराइट। तो आपको मैंने ये कल बताया था क्या, समझा ये सबको? हाँ मैडम समझ गया, ओके। अब कहता है देखो, ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नक्को है। कहता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कहता है देखो, कंपनी की मैनेजमेंट बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का तो काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना है। किस द्वारा? एक ऑडिट रिपोर्ट द्वारा। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देगा। कहता है देखो, ऑडिटर कह रहेगा हेलो एक्सक्यूज मी, मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं आया हूं, मैं तुमने ठीक बनाया है कि नहीं ये चेक करने आया हूं। चेक करने के बाद अपना ओपिनियन दूंगा। और ओपिनियन किस में दूंगा? एक लिखित ऑडिट रिपोर्ट में दूंगा, एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट में दूंगा। ठीक है, तो कहता है ऑडिटर का काम बनाने का नहीं है, काई को बनाएगा, चेक करेगा बस। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा कि तुमने सही किया है कि नहीं। अगर कोई लफड़ा किया तो लिख दूंगा अपनी रिपोर्ट में कि तुमने लफड़ा किया है, तुमने गलत बनाया है, सब लिख दूंगा मैं। अच्छा, तो अच्छा मेरे को तुम लोग एक बात बताओ, कंपनी ऑडिटर से डरती होगी क्या? जब भी ऑडिटर ऐसा आता है, तुम जब सीए बन के किसी ऑफिस में जाओगे ऑडिट करने के लिए, तुमसे लोग डरेंगे क्या? सोचो, सोच के बताओ। क्योंकि तुम उनकी गलतियां पकड़ने आए हो, तुम उनके फाइनेंशियल्स चेक करने आए हो, तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे क्या? सर कॉफी ला दूं, सर चाय पियोगे, सर 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 क्या करूं आपके लिए हैं? मुझे बताओ, ऑडिटर से थोड़ा सा डरते हैं क्या कंपनी में लोग? हाँ, क्यों? क्योंकि ऑडिटर सच का सच और झूठ का झूठ, मतलब क्या बोलता है, क्या होता है, पानी का पानी, पता नहीं कोई एक लाइन होती है ऐसी। हाँ मैम, मैंने बैच में एनरोल कर लिया है, लेकिन अभी जो लेक्चर हो रहा है उसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन मत लो, आपको पीडीएफ भी देंगे, डोंट वरी। हाँ मैडम, ऑडिटर से डरती, डरना तो चाहिए। सक्षम कह रहा है पता नहीं डरते हैं कि नहीं, पर डरना तो चाहिए। हाँ हाँ, डरते हैं ऑफ कोर्स। देखो, मुझे बताओ, अगर कंपनी सब कुछ सही कर रही है तब तो ऑडिटर से नहीं डरेगी, पर अगर कंपनी थोड़ा सा भी लोचा कर रही है ना, तो ऑडिटर आएगा तो कंपनी भी डर के रहेगी कि अरे ऑडिटर आया है, कहीं गलती वलती पकड़ ना ले। हाँ, कहीं कोई एम्प्लॉय वगैरह अगर कंपनी में फ्रॉड कर रहा है तो एम्प्लॉय भी डर जाएगा, अरे ऑडिटर आया, मेरी गलती पकड़ी ना जाए, है ना? चलो, दूध का दूध और पानी का पानी, सही बोल रहा है, दूध और दूध, दूध का दूध और पानी का पानी निकाल लेता है ऑडिटर। सही बोल रहे हो बेटा, वेरी गुड, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत अच्छा किया तुमने, चलो वेरी नाइस। ओके बेटा, चलो। तो कहता है अब ये तुम हो, ये कौन है? ये तुम्हारी शक्ल है बेटा, ये तुम लोग हो। अब तुम लोगों को क्या समझा है? तुम लोग को ये तो समझ गया मैडम, ऑडिटर ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, मेरे को ये समझा। बट मैडम, ऑडिटर भगवान तो नहीं है ना। मुझे एक बात बताओ, कल चलकर तुम भी सीए बन जाओगे, ऑडिटर बन जाओगे, तुम क्या भगवान हो क्या? नहीं मैडम, मैं भगवान तो नहीं हूं। तो मुझे कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट तो है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तो नहीं बने, किसी को चूना तो नहीं लगा रहे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो कहता है देखो, ये तुम हो, ये तुम सोच रहे हो, ये तुम सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं चेक तो कर लूंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मामू तो नहीं बना रहे, किसी को पगला तो नहीं बना रहे, मुझे कैसे पता चलेगा? कहता है देखो, पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट। कहता है जो भी ऑडिट करेगा उसे ये टेक केयर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, बहका तो नहीं रहे। मिसलीड वर्ड का मतलब क्या होता है? बहकाना, बहकाना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को बहका तो नहीं रहे, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैडम कैसे पता चलेगा? तुम सोचो, तुम ऐसे एकदम राजा महाराजा टाइप ऐसा टाई वाई लगा के ऐसा बैठ गए हो वहां पे, ऑडिट करने, मैं ऑडिट करने आया हूं। तुम्हें कैसे पता ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी को पगला तो नहीं बना रहे, किसी को बहका तो नहीं रहे, किसी को पागल तो नहीं बना रहे? तुम क्या करोगे? कहता ऑडिटर कुछ बेसिक चीजें चेक करता है। क्या करेगा? सुनो, एक एक करके पढ़ेंगे।
दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सैटिस्फाइंग हिमसेल्फ। मैडम कैसे पता चलेगा? मैं बताती हूँ। चल मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को बहका तो नहीं रहे, किसी को पगला तो नहीं बना रहे, किसी को मामू तो नहीं बना रहे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम कुछ बेसिक चीजें शुरुआत में देखते हो क्या? कहते देखो मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? कंपनी क्या मेंटेन करती है? बुक्स मेंटेन करती है क्या? कंपनी क्या मेंटेन करती है? बुक्स। बुक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। हाँ या ना तुम लोग बोलो, पहले तुम हाँ या ना बोलोगे फिर मैं आगे बताऊंगी। तुम लोग मेरे को बोलो, कंपनी क्या मेंटेन करती है? इस तरीके की बुक्स मेंटेन करती है, जैसे बुक्स मेंटेन करेगी जिसमें अपनी जर्नल एंट्री मारेगी। बुक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं क्या? मैंने गलत बोला तो तुम मुझे बताना। कंपनी क्या करेगी? पूरे साल की बुक्स बनाएगी जिसमें अकाउंटिंग एंट्री वगैरह डालेगी, है ना? इन बुक्स से आप क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। ये क्या? बता बता। सही बोला ना मैंने? बुक्स के अंदर क्या होती है? बुक्स के अंदर आप जनरल एंट्री डालते हो, जर्नल एंट्रीज। बुक्स के अंदर क्या होती है? बहुत सारी एंट्रीज होती है कि नहीं होती है? बुक्स बनाते हो, बुक्स से ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, यही तो होता है ना? बुक्स से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मतलब बुक्स के हिसाब से ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना? बुक्स के अंदर आप एंट्रीज मारते हो। तो कहते हैं देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को पगला तो नहीं बना रहे, मिसलीड तो नहीं कर रहे। ऑडिटर कैसे देखेगा? Accounts have been drawn up with reference to entries in the books of accounts। मतलब सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं ये किसके हिसाब से बनने चाहिए? बुक्स के हिसाब से बनने चाहिए। अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके रेफरेंस के हिसाब से बनने चाहिए? बुक्स में जो तुमने एंट्री मारी है, बुक्स में जो तुमने एंट्रीज मारी हुई है, बुक्स की एंट्री के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए। ये पहली चीज ऑडिटर चेक करेगा कि भाई अपने मन गढ़ंत कुछ तो नहीं बना दिया। अब ये जो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है ये बिल्कुल कैसे बनना चाहिए? बुक्स में जो तुमने एंट्री मारी है उसके हिसाब से बनना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? तुम क्या चेक करोगे? एवरीबडी, चलो दूसरा क्या है? एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी एंट्री तुम बुक्स में डालते हो एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब मैडम ये सब क्या बोल रहा है? ये बेटा बहुत इजी है। मेरे को एक बात बता, तुमने बुक्स में सेल की एंट्री मारी, तुमने सेल की एंट्री मारी, परचेज की एंट्री मारी, एक्सपेंस की एंट्री मारी, तुम क्या अपने मन से एंट्री मार दोगे क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुमने बुक्स में सेल की एंट्री मारी, परचेज तुमने कोई चीज खरीदी तो परचेज की एंट्री मार दी, तुमने कोई खर्चा किया तो खर्चे की एंट्री मार दी। तुम क्या अपने मन से एंट्री मार देते हो क्या? या फिर अगर तुम कोई भी एंट्री मारते हो तो उसके पीछे प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए क्या? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए क्या? मतलब सेल की एंट्री मारी है तो सेल इनवॉइस होना चाहिए, परचेज की एंट्री मारी है तो परचेज एंट्री होनी चाहिए, परचेज का इनवॉइस होना चाहिए, खर्चे की एंट्री मारते हो तो खर्चों के बिल होने चाहिए भाई। अपने मेरा मन चाहा मैंने खर्चे की एंट्री मार दी, मेरा मन चाहा मैंने सेल की एंट्री मार दी, ऐसे कैसे मार दी? ऑडिटर चेक करेगा कि एक एक एंट्री जो तुमने मारी है ना उसके पीछे सबूत होने चाहिए। मतलब तुम सेल की, परचेज की, इनकम की, खर्चों की, फलाना ढिमकाना जो भी एंट्री मारोगे उसके पीछे सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। मतलब तुम कुछ भी मन उठा के, तुम्हारा क्या है, मेरा मन चाहा मैं सेल कर दिया, मेरा मन चाहा मैंने परचेज कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया? नहीं कर सकते। पीछे क्या होना चाहिए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए। ठीक है, ओके। फिर कहता है कोई भी एंट्री बुक्स में ओमिट नहीं होनी चाहिए इन दी प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। कहता है ऑडिटर ये चेक करेगा कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए? ओमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं तो सेल की एंट्री मारना ही भूल गया तो क्या हो गया? मैंने खर्चों की एंट्री नहीं मारी, मैंने वो थोड़े कंपनी ने खर्चे कराए थे, खर्चे की एंट्री मारना मैं भूल गई। चलेगा क्या ऐसा? तुमको क्या लगता है बेटा? अगर एक कंपनी सेल, कंपनी हंस रही है, कंपनी कह रही है अरे सॉरी सॉरी, सेल की एंट्री मारना तो हम भूल ही गए, परचेज की एंट्री मारना तो हम भूल ही गए। अरे ऐसे कैसे भूल गए? ऑडिटर चेक करेगा क्या कि तुम कोई एंट्री वेंट्री मारना भूल तो नहीं गए ना, और एंट्री मारी है तो पीछे सबूत है ना। ठीक है, ओके ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को पगला तो नहीं बना रही? मेरे साथ करो चलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को पगला तो नहीं बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को पगला तो नहीं बना रहे। ऑडिटर कैसे चेक करेगा? सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? बुक्स के हिसाब से। बुक्स में क्या होती है? एंट्री। एंट्री के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। क्या? कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए और हर एंट्री के पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्या होने चाहिए? सबूत होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। ठीक है? ठीक है, समझा? ओके। हाँ, आदित्य अग्रवाल, गाइस ये पीडीएफ्स नहीं अपलोड हुआ अभी तक जी ड्राइव में। गाइस को बोल के क्या होगा? गाइस अपलोड करेंगे क्या पीडीएफ? है आदित्य, बता मेरे को। गाइस अपलोड करेंगे क्या पीडीएफ या मैं अपलोड करूंगी? पहली क्लास है बेटा, आज अपलोड हो जाएगा। कहते हैं गाइस आज पीडीएफ अपलोड नहीं हुई। गाइस अपलोड नहीं करेंगे, मैं करूंगी अपलोड। गाइस को बोलने से कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। ठीक है, समझा? ओके मैडम, समझा। ओके, उसके बाद मेरे को एक बात बताओ। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब अब इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइंग बनाती हूँ। ड्राइंग बनाएंगे? हाँ ड्राइंग बनाएंगे, इधर आओ। ऐसा। ओके मैम, कर दीजिएगा। कर देंगे आदित्य, वेरी गुड। फाइनेंशियल पहला पॉइंट क्या था? तुमको याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोल, मेरे साथ साथ बोल दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? मैडम पॉइंट नंबर 1 कहता है बुक्स के हिसाब से बनने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है एंट्री के पीछे क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट सबूत होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा ये ओमिट तो नहीं हुआ ना। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई सारी बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बात क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मैडम ये बहुत फैंसी वर्ड नहीं हो गया? हाँ है तो भी। अनएम्बिगुअस मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग। तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन कन्वेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन तुमने लिखी है, वो इंफॉर्मेशन साफ सुथरी, क्लियर और कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब नॉन कंफ्यूजिंग, अनएम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, फिर क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें जिस तरह से क्लासिफाइड है, जिस तरह से लिखी हुई है, जिस तरह से डिस्क्राइब्ड है, कैसे होनी चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनते हैं क्या? हाँ, तो ऑडिटर चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें जो तुमने क्लासिफाई की है, डिस्क्लोज की है, डिस्क्राइब की है, सब एएस पर एएस होना चाहिए, सब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई सारी बातें क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें जिस तरह से डिस्क्राइब्ड है, जिस तरह से डिस्क्लोज्ड है, जिस तरह से क्लासिफाइड है, कैसे क्लासिफाइड होना चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एज पर एएस होना चाहिए। सारी चीजें जैसे भी लिखी हुई है, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड, कैसे होनी चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, अरे ये क्या हो गया? ये जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, ये इसमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए। किसका? कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स का, एसेट लायबिलिटी का। मतलब कंपनी के धंधे का, कंपनी के एसेट का, कंपनी के लायबिलिटी का ट्रू पिक्चर दिखना चाहिए। किसमें? अकाउंट्स में। मतलब कंपनी के अकाउंट्स में, कंपनी के अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए। किसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर? कंपनी के ऑपरेशन का, कंपनी के एसेट का, लायबिलिटीज का। सबको समझा बेटा? सारे बच्चे मेरे को बता दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें एकदम साफ सुथरी, क्लियर, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने होने चाहिए, एकदम डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने चाहिए। जैसा सच में हो रहा है कंपनी के, जिस तरह से सच में ऑपरेशंस चल रहे हैं, वैसा ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी एकदम, मुझे एक बात बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या कि कंपनी नुकसान में है, लॉस में है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखा रही है? ऐसा होना चाहिए क्या? तुम मुझे बताओ। कंपनी एकदम ही लॉस में है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाती है, अरे देखो चमकदार धमकदार प्रॉफिट कमाते हैं हम। ऐसा होना चाहिए क्या? कहता नहीं, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। मतलब जैसा कंपनी सच में कर रही है, जो कंपनी के सच के ऑपरेशन है, वैसा होना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है? तो चलो आओ मेरे साथ लिखो, लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे। चलो आओ लिखो, पेन पकड़ो बेटा, कम ऑन एवरीबॉडी,
Hold your pen, write with me. Financial statement does not mislead anybody. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को पगला तो नहीं बना रहे. ऑडिटर कैसे चेक करेगा? ऑडिटर शैल इवैल्यूएट बाय. ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा, कैसे पता लगाएगा कि पगला तो नहीं बना रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं. मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be drawn in reference to entries in books. जैसा बुक्स में लिखा है, जैसा बुक के अंदर एंट्री है वैसा होना चाहिए. तो ये है पॉइंट नंबर 1. ठीक है. बुक्स के अंदर क्या होती है? बुक्स के अंदर होती है एंट्रीज. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 क्या है? एंट्रीज अगर आपने मारी है तो एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. एंट्री मारने के पीछे, अब सेल, परचेज, खर्चा पानी, जिसकी भी एंट्री मारी है उसके पीछे क्या होना चाहिए? प्रॉपर सबूत होना चाहिए. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए. ऑडिटर चेक करेगा नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड. ऑडिटर चेक करेगा भैया जी कुछ ऑमिट तो नहीं कर दिया है कंपनी, क्या कुछ एंट्री मारना भूल भाल तो नहीं गए हो ना? अच्छा, ओके. फिर क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन शैल बी क्लियर. इंफॉर्मेशन, अरे सॉरी. इंफॉर्मेशन in financial statement shall be clear, साफ सुथरी, and non confusing, unambiguous होनी चाहिए. ठीक है. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने होने चाहिए? फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be classified, disclosed, described as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एएस के हिसाब से बना होना चाहिए. देखो कंपनी क्या अपने मन से बना दोगे क्या? अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने का है. अच्छा, बातें लिखोगे क्लियर लिखो. अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रही हूं, सिक्स्थ पॉइंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही है. सिक्स्थ पॉइंट. ठीक है. सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? सिक्स्थ पॉइंट कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव true and fair picture of operational results. कंपनी का सच में जैसा काम चल रहा है वही ट्रू पिक्चर दिखनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज. सच में जितनी लाइबिलिटी है, सच में जितना एसेट है वही दिखना चाहिए. कुछ अड़ंग बड़ंग मत दिखा देना. तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखनी चाहिए. वेरी गुड. कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए. हर एंट्री के पीछे सबूत होना चाहिए. इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल बुक्स के हिसाब से बने होने चाहिए. याद भी हो गया होगा. मैम आप फेमा एक्ट का रिवीजन कब लोगे? फेमा एक्ट का रिवीजन लेंगे, फ्यूचर में लेंगे बेटा, एग्जाम से पहले लेंगे, जनवरी एग्जाम से पहले. ठीक है. चलो, 1 2 3 4 5 6. तो इससे पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे. ओके जी. हाँ जी.
लिख लिया सबने? बढ़िया सा डायग्राम बना लिया सबने? बता दो बच्चों। हो गया है मैम, हो गया है क्या? बाकियों का क्या हुआ है? चलो सारे जवाब दोगे मुझे। सबका लिख लिया है? सबने लिख लिया है? डन डन डनाडन डन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यस मैडम, हो गया। चलो मैम अभी कंडक्ट करो, अदरवाइज आपकी रेगुलर लेक्चर देखना पड़ेगा। तो बेटा तुमने देखे नहीं अभी तक, जाहिद है। रिवीजन तो कम से कम खुद कर लो बेटा, है? सभी चैप्टर्स के रिवीजन अवेलेबल है। कहते नहीं रिवीजन भी आप ही करा दो। क्यों बेटा, क्यों? है रेगुलर बैच में इतने बढ़िया से पढ़ लिए, फिर रिवीजन भी करा दो आप? मैडम हमने, मैडम मैं पढ़ लूंगा खुद तो फिर मैं पास हो जाऊंगा ना यार, तुम कराओ ना यार, है? थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारी एग्जाम है, पड़ोसी के नहीं है, खुद को मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। चलो ऑल राइट एवरीबॉडी, तो यहाँ पे बातें होती है हमारी खत्म। इससे ज्यादा आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी। चलो अच्छा, अब मैं तुमको एक बात जरूर पढ़ाऊंगी, जाते जाते तुम्हें एक बात बता के जाऊंगी। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों के मन में क्या है, मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ। बेटा मान लो तुमने एक कंपनी की ऑडिट करी, अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर देना। तुमने मान लो एक कंपनी की ऑडिट कर ली। अब तुम जब ऑडिट करते हो तो तुम अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना चेक करते हो, है ना? साल भर में 365 डेज में कंपनी ने जितना भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, आप जितना हो सकता है उतना चेक करने की कोशिश करते हो, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, एवरीबडी विल टेल मी वन थिंग, क्या ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करने के बाद, क्या ऑडिटर 100% गारंटी के साथ ये कह सकता है क्या कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है? मुझे एक बात बताओ, क्या एक ऑडिटर जो किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, क्या वो ऑडिट करने के बाद 100% गारंटी के साथ ये कह सकता है क्या कि मैंने चेक कर लिया ना, मतलब कोई गलती नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या ऑडिटर 100% ऑडिटर कहता है कि मैं साइन करके देता हूं, मैं साइन करके दे रहा हूं क्या कि मैंने चेक कर लिया मतलब कोई गलती नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को एक बात बताओ, ऑडिटर भी तो, ये बेचारा ऑडिटर भी, ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर भगवान है क्या? ये ऑडिटर भगवान है क्या? नहीं मैडम, ऐसी बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी, ऐसे ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं क्या जो कंपनी जानबूझ के इस तरीके से कर रही है ताकि ऑडिटर को पता ना चले? देखो कंपनी भी दूध की धुली तो नहीं है ना? कंपनी को भी पता है कि ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो चेक करेगा। तो कभी कभी कंपनीज इस तरीके से भी फ्रॉड करती है क्या कि ऑडिटर के पकड़ में ना आए, ऑडिटर के नाक के नीचे से निकल जाए? ऐसा होता है क्या? होता है। तो कहता है ऑडिटर कभी भी जब ऑडिट करता है ना तो 100% की गारंटी नहीं देता। क्या ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखता है क्या, मैं गारंटी देता हूं, आंख बंद करके तुम लोग सब पैसा डाल दो इस कंपनी में, आंख बंद करके, ये सब सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम 100% करेक्ट है, मैं ऐसा आंख बंद करके गारंटी देता हूं? ऐसा कह सकता है क्या ऑडिटर? नहीं, ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता है। ऑडिटर ये कहता है देखो मैं जितना चेक कर सकता था मैंने कर लिया, मेरे हिसाब से तो सब ठीक है, बाकी अगर कोई गलती हो तो पता नहीं। ऑडिटर कभी भी 100% की गारंटी नहीं देगा कि मैं लिख के स्टैम्प करके देता हूं, मेरा मेरा नाम बदल देना, ऐसा सब बोलता है क्या? नहीं, ऑडिटर कहता है भैया जितना मैं चेक कर सकता था मैंने किया, मेरे हिसाब से तो ठीक है। ओहो लाइट भी चली, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी बाकी देख लो भाई, है? चलो चलो ऑल राइट एवरीबॉडी, चलो वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर करेक्ट आया था यहाँ पे, वेरी नाइस। तो चलो, ओहो चलिए ऑल राइट, चलो बच्चों मिलते हैं अब कल की क्लास में। कल की क्लास में हम अपने चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आगे की क्लास को भी पढ़ेंगे।
मैम पीडीएफ अपलोड कर देना, हमें नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंट लेके आ जाएंगे। ओके बेटा, अब भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, चलो ओके बेटा जी, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय, गुड डे। और अभी तक अगर किसी ने एनरोल नहीं किया है अर्ली बर्ड में और करना चाह रहा है तो वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, ठीक है, चलो बाय बेटा, सी यू।